नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट। इसके से आपको इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको जानना भी ज़रूरी है एक आम नागरिक के नाते आपको, और दूसरा यह आपके एग्जामों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट की, जिसका नाम है मौलिक अधिकार। कहा है कि मौलिक अधिकार आखिर क्या है। तो मौलिक अधिकार मतलब वह अधिकार जो हमारा संविधान भारत के प्रत्येक नागरिकों को देता है। वह अधिकार जो हमारा संविधान हमें हमारा संविधान प्रदान करता है, उसे मौलिक अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार की जो अगर बात किया जाए तो इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया, याद रखिए। इसे किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया। कोई दिक्कत? इसकी व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया। भाग 3 में किया गया। इसकी व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया। आप पढ़ लीजिए पूरा, और उसके बाद आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपको आया, एक याद हुआ कि नहीं हुआ। एकदम 100% आपको याद हो जाएगा। इसलिए बढ़िया से आप केवल ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिए, और उसके बाद आप हमको बताइएगा कि आपको सर आप पढ़ाएं हमको अच्छा नहीं लगा कि क्या लगा। कमेंट करके आप हमको बताइएगा, जो कन्फर्म हम आपको बताते हैं याद हो जाएगा। सब महत्वपूर्ण बातों को भी लेकर हम चलें। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया था। देखो, जब संविधान बन रहा था देश का, तो अलग अलग देशों से बहुत सारी बातें ली गई थी। जिसे अमेरिका से लिया गया था, मौलिक अधिकार लिया गया था, बहुत सारी चीज़ ली गई है। ब्रिटेन से संसद का जो चुनाव होता है उसके बारे में लिया गया था। तो सारे जगहों से अलग अलग बातों को लिया गया था। और इसकी व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 3 में अगर अनुच्छेद की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसकी व्याख्या की गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसकी व्याख्या। ये 3 को एकदम महत्वपूर्ण सवाल याद हो गया कि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसकी व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 12 से 35 तक में। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, अच्छा। मौलिक अधिकार जो है, आखिर इसका मांग कौन सबसे पहले किया था? कौन कहा था कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार होना चाहिए? तो इसकी मांग सबसे पहले सरदार पटेल, भारत के पहले गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल साहब ने सबसे पहले 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में इसकी मांग है। कराची अधिवेशन क्योंकि एक महत्वपूर्ण बातों को हम आपको बताते चलेंगे, आपको जरा सा भी कोई दिक्कत नहीं है। सरदार पटेल साहब, भारत के पहले गृह मंत्री या भारत के पहले उप प्रधानमंत्री ने सबसे पहले इसकी मौलिक अधिकारों की मांग की थी। और कराची अधिवेशन में जब मांग की तो इसे कांग्रेस के घोषणा पत्र में इसे जगह दिया गया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में, कांग्रेस के घोषणा पत्र में उसी चीज को जगह दिया जाता था जो जरूरी की चीज था। जैसे हमको आजादी चाहिए, उसके लिए लिखा गया था। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में कब इसको जगह मिली? जब सरदार पटेल ने 1931 ईस्वी में मांग की कि नहीं, भारत के संविधान जब बनेगा, जब आजाद होगा देश, तो उसमें क्या होना चाहिए? फंडामेंटल राइट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। इतना ही महत्वपूर्ण बात है आपके लिए। भारत का जो मौलिक अधिकार है, इसका प्रारूप हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री, अगर मौलिक अधिकारों की बात किया जाए तो इसका प्रारूप तैयार करने की जिम्मेवारी भारत के लीजेंड प्रथम प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के निर्माता जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने अपने बदौलत भारत में IIT, IIM, बहुत सारे ऐसे संस्था दिए, उस आदमी ने ही भारतीय मौलिक अधिकारों का प्रारूप को तैयार किया था। उनका नाम था पंडित नेहरू, यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री।
पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू। इतना बात आपको कंफर्म याद होना चाहिए कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। इसकी व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। इसका व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में है। मौलिक अधिकारों का सबसे पहले मांग सरदार पटेल ने 1931 के कराची अधिवेशन में किया। उसके बाद कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये हुआ और इसका प्रारूप तैयार किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक। और जब भारतीय संविधान बना था तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। मूल संविधान जब देश का बना था उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। ठीक। लेकिन 44वां संविधान संशोधन द्वारा, याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया तो क्या वो बचा? 6। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। याद रखिएगा, किस अधिकार को हटा दिया गया था? संपत्ति के अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मतलब हटाने का मतलब, जैसे देखिए, जैसे पहले क्या होता था ना कि जैसे रोड बन रहा है और किसी का जमीन बीच में आ गया तो कहता था कि अब हम सरकार के नहीं देंगे रास्ता। सरकार का बहुत बड़ा बनाया हुआ रोड बर्बाद हो जाता था, क्योंकि जो अगला पार्टी था उस सरकार के जो आगे का जो रोड का रास्ता था वो नहीं देता था। जैसे देखिए, हमारा अगला घर है, मान लिया जाए, ठीक। अगर हमारा अगला घर है, हम चाहें कि जो रास्ता है अंदर जाने का, आगे हम अगला रास्ता अब हमारे जो, जैसे हमारा ही घर है और हमारे घर से ये हमारा ज़मीन है और इधर भी ढेर लोगों का घर है, अब हम कहेंगे कि हम आगे जाके रास्ते ना देंगे। तो ऐसा ही होता था। लोग क्या करते थे कि रोड बनते आता था, इसे रोड बनते आ रहा है और यहाँ पर किसी आदमी का ज़मीन है तो सरकार वो कहता था कि फंडामेंटल राइट है, संपत्ति का अधिकार, ये ज़मीन हम नहीं देंगे आपको। तो सरकार को दिक्कत हो जाता था, उतना ही रोड बनाना पड़ता था। तो क्या किया, 44वां संविधान संशोधन किया गया और संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब आपको सरकार ही ना कहेगी कि रोड दीजिए कि नहीं, बना देगा इस पर रोड और इसका पैसा आपको भेज देगा। तो आप देखते ही होंगे ऐसा होता है, बहुत लोगों का ज़मीन चल जाता है सरकारी रोड में, हाईवे में चल जाता है, पैसा मिल जाता है। तो अब आप सरकार पर क्लेम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि अब संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं, आपकी ज़मीन पर रोड बना देगा, सरकार बना देगा और आपको जितना पैसा होगा दे देगा हिसाब से। ये याद रखिए। तो संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार में रखा गया। 300 के कम कानूनी अधिकार। इतना बात आपको कंठस्थ होना चाहिए। कह रहा है, इतना बात आपको पहले एकदम महत्वपूर्ण बात है, इसके बाद हम अनुच्छेद पढ़ेंगे। कह रहा है मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों की व्याख्या किया गया है। सरदार पटेल के कहने पर इसे कराची अधिवेशन में कांग्रेस के घोषणा पत्र में डाला गया। इसका प्रारूप भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने तैयार किया था। संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार में रख दिया गया और वर्तमान में 6। वर्तमान में कितना है? 6। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यानी संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्नी कार्टा कहा जाता है। याद रखिए, भारत का मैग्नी कार्टा। मैग्नी कार्टा किससे कहा जाता है? किस भाग को? भारत का मैग्नी कार्टा हिंदी में लिख देते हैं, मैग्नी कार्टा। भारतीय संविधान का मैग्नी कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को, मौलिक अधिकार। इतना एकदम कंठस्थ होना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको एकदम आपको ध्यान में रखना होगा। फिर से हम आपको इस बात को समझा देते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो जाएगा।
अगर आपसे पूछेगा कि बताइए मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, तो आप बताइएगा अमेरिका से, बोल दीजिएगा। इसकी व्याख्या भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो बोलिएगा भाग 3 में है। और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना से कितना में है, तो 12 से 35 तक में है। मौलिक अधिकारों का सबसे पहले मांग किसने किया था, तो सरदार पटेल ने किस अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में उस समय 1931 में। उसके बाद इसे कांग्रेस के घोषणा पत्र में डाला गया। कह रहा है कि इसके प्रारूप को कौन तैयार किया था, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मूल अधिकार, जब मूल संविधान बना था उस समय मूल अधिकारों की संख्या कितना थी, 7 थी। अभी कितना है, 6 है। कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को केवल संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से और इसे कानूनी अधिकार में रख दिया गया, यानी 300 के कम में रख दिया गया, याद रखिए 300 के एक रख दिया गया। और भारत का मैग्नी कार्टा किस भाग को कहा जाता है, भाग 3। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया। तो आइए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों की बात की गई। 12 और 13 क्या है, 12 और 13 में है कि कहाँ कहाँ लागू होगा मौलिक अधिकार, ये सारी बात है, इसकी व्याख्या की गई। तो हम बात करेंगे 14 से, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से। बहुत कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। मौलिक अधिकार किस देश से, अमेरिका से। भाग 3, मौलिक अधिकार को भारत का मैग्नी कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार जब बना था संविधान तो 7 था, अभी 6 है। कब हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। सबसे पहले मौलिक अधिकार को मांग कराची अधिवेशन में सरदार पटेल साहब ने किए थे। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका प्रारूप तैयार किया, याद रखिएगा सब बात, ठीक। अब आइए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 क्या कहता है। 14 कहता है कि विधि के समझ समता का अधिकार, विधि के समझ समता का अधिकार, समता का अधिकार। अब आपको समझ में आता होगा कि समता का अधिकार का मतलब है क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। 14 तो ये तो हम जानते हैं। देखिए, कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। अगर हम कोई काम करेंगे, चोरी करेंगे, तो हमको 3 साल का सजा मिलेगा। मुकेश अंबानी का बेटा चोरी करेगा तो उसको भी 3 साल का सजा मिलेगा। मतलब अमीर हो, गरीब हो, ऊंचा हो, नीचा हो, कोई भी हो, कोई कास्ट का हो, वो विधि के समझ, यानी विधि माने होता है कानून, इसके सामने सभी लोग बराबर है। आप इसमें कोई भी व्यक्ति कानून के लिए बराबर है। जैसे आप चोरी किए तो आपको 3 साल सजा मिला, हम करेंगे तो हमको भी 3 मिलेगा, यानी कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। तो अनुच्छेद 14 यही कहता है कि कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, ठीक। चलिए अब हम तो 15 पर बात करते हैं। अनुच्छेद 15 एक फिल्म आया था आर्टिकल 15, देखे होंगे आप, शायद देखना भी चाहिए, अच्छा फिल्म था। आर्टिकल 15 आया था फिल्म, देखे थे आप लोग, उम्मीद है देखे होंगे। आर्टिकल 15 नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, अच्छा फिल्म है। आर्टिकल 15 में देखिए क्या है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 में कहता, अभी हम 2-3 दिन पहले का एक न्यूज़ देख रहे थे, तो हम देखे तो बड़ा दिल मतलब झकझोर देने वाला दृश्य था कि एक महिला के जलती हुई चिता को शमशान से हटाकर बिक दिया गया, हटा दिया गया। शमशान, एक महिला मर गई थी और उसके चिता को शमशान में आग लगाया गया था। जला मैंने जैसे जलाने का कार्यक्रम होता है तो लोग जला रहे थे, तो उसकी चिता को कुछ लोग आकर बिक दिया उठा कि यहाँ नहीं जलेगी। पता है क्यों? क्योंकि वह अनुसूचित जाति की थी। आप बताइए कि जो आदमी मर जाता है, आपको दुश्मन भी होगा तो आप उसको कहिएगा कि ना नहीं यार मर गया बेचारा, बड़ा अच्छा आदमी था। उसकी चिता को, जो मरी हुई महिला है बेचारी 21 साल की थी, उसकी चिता को लोग हटा के बिक दिया कि इस शमशान में हम नहीं जलाने देंगे क्योंकि तुम अनुसूचित जनजाति को, अनुसूचित जाति को। आप बताइए, जिस देश में बाबा साहेब, महात्मा गांधी जैसे लोग हुए, उस देश की स्थिति ही है। बहुत दुख होता है सब देखकर, सोचकर, समझकर। लेकिन आप लोग ऐसा ना करें, आप लोग अच्छा से पढ़े लिखें, सब बकवास बातों पर बिल्कुल ध्यान, जाती होती कुछ नहीं होता है। एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। हम लोग में क्या है, हम लोग में के जीवन का कुछ है। देखिए आज पता चला कि वो मर गया, वो मर गया,
ओकरा कोरोना हो गया, वो मर गया। जीवन में कुछ नहीं है बाबू, एक अच्छा इंसान बनो। चलो 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 यही पर फिल्म भी है कि धर्म, नस्ल, जाति, लीग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि हमारा भारत देश सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष। यहाँ आप ये ना कर सकते कि अरे तुम मुसलमान है तुम भागो, अरे तू ईसाई है भागो, तू हिंदू है भागो, बिल्कुल नहीं कर सकते। यानी धर्म के आधार पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, नस्ल के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते कि तुम उस जाति में पैदा हुआ वहाँ भागो, ऐसा नहीं कर सकते आप। जाति के आधार पर भी नहीं कर सकते, जाति के आधार पर नहीं करते कि अरे हम बड़का कास्ट ही, तू छोटका है, तू ये है, तू वो है, तो वो है, ऐसे होता है। तो किसी के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लीग, महिला पुरुष के आधार पर कि इस सिनेमा हॉल में हम महिलाओं को नहीं बैठने देंगे, तो यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। समझ में आ रहा है बात? यानी किसी के साथ धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लीग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे बिहार के लोग कमाए जाते थे मुंबई, तो एक बार मुंबई में मारपीट वहाँ के लोगों ने द्वारा, मराठियों द्वारा कर दिया गया कि बिहारी भागो। तो आप बताइए 15 का उल्लंघन नहीं है, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, और उन लोग किया, बिहारियों को मारा, तो गलत है। तो आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लीग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किसी को आप धर्म के नाम पर नीचा दिखा नहीं सकते हैं, किसी को जाति के नाम पर नीचा नहीं दिखा सकते हैं, महिला पुरुष के नाम पर नीचा नहीं दिखा सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप गुनहगार हैं। तो ये दोनों आपको याद हो गया होगा। 14 कहता है कि विधि के समय समता का अधिकार, याद रखिएगा, और 15 कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लीग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। समझ रहे? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 16 क्या कहता है, ये दोनों याद हो गया ना। आपसे पूछेगा मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, किसने सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग की किस अधिवेशन में? तो सरदार पटेल ने, कराची अधिवेशन 1931 में। इसके बाद कांग्रेस के घोषणा पत्र में डाला गया और इसका प्रारूप भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया। संपत्ति के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन अभी 6 है, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को बहुत बार पूछा जाता है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार में रख दिया गया 300 के कम में। कोई दिक्कत बाबू? और भारत का इसे मैग्नी कार्टा कहा जाता है। देखिए, कल आप लोग के लिए हम वीडियो नहीं बना पाए, मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं था, इसीलिए। तो आप लोग को हम कोशिश करेंगे कि प्रतिदिन जब तक ठीक रहेगा तबीयत, जब तक हम रहेंगे तब तक आपके लिए वीडियो देंगे। आप ऐसे ही पढ़िए मन लगाकर, जितना हो सकेगा हम आपको मदद करेंगे। आप लोग खूब मन से वीडियो देखा कीजिए, बहुत फायदा होगा। आप भी सोच लेते हैं कि आप वीडियो देखें, अरे भैया इतना मेहनत से हम बनाते हैं तो आप उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए, ठीक है? और पढ़िएगा नहीं तो कहाँ जाइएगा? तो एक वीडियो 2 वीडियो तो डालते हैं आधा घंटा के, पढ़ने में आपको क्या टाइम लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। तो पढ़िए। मैथ का भी डिमांड है कि सर मैथ पढ़ाइए, तो मैथ भी बहुत जल्दी हम आपको पढ़ाएंगे, बस स्मार्ट बोर्ड आने दीजिए। जो लिखने वाला प्रश्न का जो दिक्कत है वही चलते हम मैथ नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो आइए 15-14 में विधि के समझ क्षमता और 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लीग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। 16 क्या कहता है बाबू? 16 कहता है लोक नियोजन के अवसर पर समानता। लोक नियोजन के अवसर पर समानता। लोक नियोजन के अवसर पर समानता, इसका मतलब क्या हुआ समझिए। कह रहा है कि कोई बहाली निकलता है, देखे है ना, कोई बहाली निकलता है,
निकला एसएससी का फॉर्म, ठीक। तो ऐसा कभी होता है कि राकेश भरेगा उमेश नहीं भरेगा, सुमित भरेगा अब्दुल नहीं भरेगा, अब्दुल भरेगा एंटोनियो नहीं भरेगा। ऐसा कभी सुने हैं कि वो भरेगा वो नहीं भरेगा, रीना भरेगी अनुज नहीं भरेगा, ऐसा कभी नहीं सुने होंगे। यानी ऐसा नहीं है कि एक आदमी भरेगा एक आदमी नहीं भरेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। यानी लोक नियोजन, यानी कोई भी बहाली निकले, कोई भी चीज़ में कोई वैकेंसी निकले तो सारे लोगों का बराबर से अधिकार रहेगा बाबू। इसी को बोलते हैं लोक नियोजन के अवसर पर समानता। कोई भी बहाली निकले, कुछ भी निकले, सारे लोगों को बराबर का अधिकार है। बात समझ रहे हैं? अनुच्छेद 16 जानेंगे, 17 जानेंगे। 17 छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत या इसी को बोलते हैं अस्पृश्यता का अंत। छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत, देखिए समझिए इसको क्या है। छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत क्या होता है? होता है कि जैसे बहुत सारे लोग जाति के आधार पर छुआछूत करते हैं। अभी भी हमारे समाज में, इधर तो नहीं है, खैर हम लोग उतना विकसित हो गए कि हम लोग जाति के आधार पे चाहे छुआछूत नहीं करते हैं, लेकिन अभी भी हम लोग धर्म के आधार पे छुआछूत हल्का फुल्का बहुत लोग करते हैं। जो पढ़े लिखे ना है, खैर जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जो ज्ञानी हैं, जो जानते हैं कि सब बकवास चीज़ है, उन लोग नहीं करते। लेकिन अभी भी आप चल जाइए राजस्थान की तरफ, आपको इतना छुआछूत मिलेगा देखने के लिए, इतना ज़्यादा मिलेगा। हरियाणा के बहुत सारे स्थानों पर चल जाइए, बहुत आपको छुआछूत मिलेगा। कुछ जाति का है तो हम नीचे बैठेंगे, तो वो अगर ऊपर बैठल है तो हम भुइयाँ में बैठेंगे, तो वो ऊंचा जाति का आदमी खाना खाया है यहाँ तो हम छोटा जाति का नहीं खाएंगे। बड़ा है ये सब, माने ये सब बकवास बात जो है, फालतू बात, इसको तो हम बकवासे मानते हैं। कह रहा है 17 में कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना अपराध है। आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है किसी के जाति के आधार पे, किसी रोग के आधार पे जो छुआछूत वाला ना हो, तो समझ सकते हैं आप कि उसके साथ कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ कोई स्टाफ है, हम कहेंगे कि हमको पता चल गया कि वो छोटा जाति का है, हम उसको निकाल दिए तो हम पर कार्रवाई हो। यानी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति छुआछूत नहीं कर सकता किसी के साथ। देखते हैं छुआछूत करता है अभी, इसीलिए बहुत सारा एक्ट भी है जिसका बहुत लोग सही यूज करते हैं, बहुत लोग गलत यूज कर लेते हैं। ठीक है, बहुत एक्ट है कि अगर आप उसको साथ उसके जाति के नाम लेकर बोलिएगा तो आप जेल में चल जाइएगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शोषित है, वो सही यूज करते हैं उसका, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो उसका गलत यूज कर लेते हैं। तो आप याद रखिएगा, छुआछूत का अंत और अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। कोई दिक्कत? 18 अच्छा 18 देखिए, कह रहा है 18 अनुच्छेद 18 यहाँ लिख देते हैं। उपाधियों का अंत, ग्रहण या उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत का मतलब या उपाधियों का ग्रहण अनुच्छेद 18 है। जैसे पहले आप देखते होंगे कि जो अंग्रेज होते थे वह भारतीयों को बहुत सारा उपाधि देता था। जैसे महात्मा गांधी को आप देखे होंगे कैसर हिंद की उपाधि, है बहुत सारे लोगों को सर की उपाधि, किसी को कुछ उपाधि देता था अंग्रेज। तो अगर कोई भी विदेशी उपाधि भारत के किसी व्यक्ति को ग्रहण करना हो तो बिना राष्ट्रपति के परमिशन के वह ग्रहण नहीं कर सकता। यानी कि अगर आप कोई विदेशी उपाधि ग्रहण करते हैं, चाहे उसका त्याग करना चाह रहे हैं, तो आपको राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा।
यानी अनुच्छेद 18 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर उसे विदेशी उपाधि ग्रहण करना है या उसका त्याग करना है तो उसे राष्ट्रपति का परमिशन लेना पड़ेगा। और किसी भी व्यक्ति को जो सेना में व्यक्ति है, जैसे उनको जनरल की उपाधि दिया जाता है, कैप्टन की उपाधि दिया जाता है, तो आप आम नागरिक उसको नहीं ले सकता है, वही ले सकता है जो उसमें काम किया है। जैसे आप सुने होंगे जनरल मानिक शॉ, नाम सुने हैं, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल। इस तरह से आप नाम सुनते होंगे। तो आप कभी भी अपने नाम में नहीं लिखे जनरल ई कुमार, गलत है। आप नहीं ले सकते कोई उपाधि, तब तक नहीं ले सकते जब तक सरकार की अनुमति ना हो। समझ रहे हैं बात? तो अनुच्छेद 18 में आप अपना उपाधि भी त्यागना है तो राष्ट्रपति से आपको मतलब परमिशन लेना होगा, और लेना भी है तो राष्ट्रपति का परमिशन लेना। उम्मीद करते हैं कि इतने बातों को आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक अनुच्छेद आओ आपको आज पढ़ाएंगे, 19। तो ध्यान से आप समझिए, पहले इसकी पूरे बातों को आपको समझाते हैं। अनुच्छेद 14 समझ लीजिए, विधि के समझ समता का अधिकार, यानी कानून के सामने सब बराबर। याद हो गया 14? चलिए 14 आपको याद हो जाना चाहिए, कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। तो बोलिए आप क्या बोलिएगा 14 अगर आपसे कोई पूछेगा तो बोलिएगा कि विधि के समझ समता का अधिकार। ठीक। 15 धर्म, ये देखिए पांचों बात याद रखिएगा, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जन्म स्थान, लिंग, जाति के आधार पर किसी के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 16 लोक नियोजन के अवसर पर समानता, लोक नियोजन के अवसर पर समानता। 17 छुआछूत का अंत और 18 उपाधियों का अंत। इतना याद होगा, एक बार बता देते हैं, उसके बाद 19 बताएंगे और आज यहीं तक रखेंगे। 14 कहता है कि विधि के समझ समता का अधिकार, विधि के समझ समता का अधिकार। 15 कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 16 कहता है लोक नियोजन के अवसर पर समानता, यानी लोक नियोजन के अवसर पर समानता आप समझ रहे हैं कि बता दिए इसके बारे में। 17 छुआछूत का अंत, आप किसी का छुआछूत नहीं कर सकते। 18 उपाधियों का अंत, याद हो गया। विधि के समझ समता 14। 15 धर्म, नस्ल, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। 16 लोक नियोजन के अवसर पर समानता। 17 छुआछूत का अंत और 18 उपाधियों का अंत। चलिए अब आते हैं 19 पर बात करते हैं, उसके बाद इसको एक बार बता देंगे। तो चलिए 19 आ जाएंगे। 19 सबसे पहले आइए 19 का ए में क्या कहता है, या क कह सकते हैं क। 19 का ए क्या कहता है, या 19 का 1। 19 के पहला में 3 बात कहता है, अभिव्यक्ति की आजादी, प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता। ये तीनों बात 19 के ए में कहते हैं। देखते हैं प्रेस वाला जो आदमी कहीं भूल जाता है, पूछता है बताइए सर, बताइए, कुछ भी बोलता है, गलत नहीं सही, तो उसको बोलने की आज़ादी दिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता, आप सुने होंगे अंग्रेज एक था चार्ल्स मेडकॉफ, उसने दिया था। तो आप याद रखिएगा 19 के ए में कहता है कि प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी। माने हमारे बात को जो सही है उसको हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी। अनुच्छेद 19 के ए में कहता है बोलने की स्वतंत्रता, बोलने के लिए हम आज़ाद हैं, हमको कोई नहीं रोक सकता, जो सही है हम बोलेंगे। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस वाला जहाँ मन तहाँ जाके बोलता है, जो सही रहता है उसको बोलता है, गलत नहीं बोलना है। अभिव्यक्ति की आज़ादी, हमारे अपना जो बात है, अपना जो राय है वह व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। अनुच्छेद 19 के ए बी में क्या कहता है, 19 का बी में क्या कहता है। 19 के बी में कहता है, जैसे आप देखे होंगे कि लोग सभा बुलाते हैं कि आज ये कुमार के आवेला हवा, आज इनका आवेला हवा, चला गांधी मैदान, तो लोग एकत्रित होते हैं। तो बिना हथियार एकत्रित होने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के बी, बिना हथियार एकत्रित होने की स्वतंत्रता। याद रखिए, बिना हथियार एकत्रित होने की स्वतंत्रता आप मान सकते हैं। बिना हथियार एकत्रित होने की स्वतंत्रता यानी सभा बुलाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के
बी में कहता है कि बिना हथियार एकत्रित होने की स्वतंत्रता, इसी को बोलते हैं सभा बुलाने की स्वतंत्रता। याद रखिएगा, ए और बी आपको याद हो गया। ए में प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की आजादी। बी में बिना हथियार एकत्रित होने की सभा बुलाने की स्वतंत्रता। तो ए में पहले बोलेंगे तो लोग एकत्रित होंगे, बी में हो गया। और सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 के सी में संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सबसे पहले बोलिएगा कि आओ आओ आओ, तो बोले, लोग आए तो एकत्रित हुए। और सी में जब आ गए तो कहें कि अब हम लोग एगो संस्था बनाते हैं, इसके लिए काम करेंगे, तो सी हो गया। ठीक, अब डी क्या है? कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। 19 का डी कहता है कि कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, हमें कोई नहीं रोक सकता। कोई हमको ये नहीं कहेगा कि तुम शाहपुर में काहे आए थे, तुम उधर काहे आए, तुम पटना काहे आया गया थे, तो हमको कोई नहीं रोक सकता। यानी कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। ए में प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की आजादी। बी में बिना हथियार एकत्रित होने की स्वतंत्रता। सी में संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता। और डी में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। और ई में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। क्या लगेगा? इतना याद होना चाहिए। ए में बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी। जब बोलेंगे तो सभा बुलाएंगे, सभा बुलाएंगे तो संघ बनाएंगे, संघ बनाएंगे तो कहीं भी आएंगे जाएंगे, कहीं आएंगे जाएंगे तो कहीं बस भी जाएंगे, तो कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। याद हो गया? ए में क्या बोले? ए में बोले प्रेस की स्वतंत्रता। ए में क्या बोले? प्रेस की स्वतंत्रता। बी में बिना हथियार एकत्रित होने की स्वतंत्रता। सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी में कहीं भी आने। देखो आप ऐसे याद करो, बोलेंगे कि आओ जी आओ, सब कोई आइए, तो बोले तो लोग एकत्रित होंगे, बोलेंगे तो। तीसरा, आएंगे अगर एकत्रित होंगे तो संघ बनाएंगे, संघ बनाकर कहीं भी आएंगे जाएंगे, जो लोगों को परेशानी सुनेंगे। और कहीं आने जाने के क्रम में अगर कोई जगह पसंद हो गया तो वहाँ रह भी लेंगे। याद हो गया? ठीक, इन तक आप समझ गए। अगर एक की अगर हम बात करें, तो इस संपत्ति का अधिकार था जिसको हम लोग हटा दिए। एक हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि संपत्ति का अधिकार हम बताए थे आपको कि हटा दिया गया, तो यहाँ भी संपत्ति का अधिकार था जिसे हटा दिया गया। एक के बाद जी है, जीविकोपार्जन। ए याद हो गया, बी याद हो गया, सी डी ई, ए हट गया है, और जी है जीविकोपार्जन करने की स्वतंत्रता। जीविकोपार्जन समझते हैं आप लोग? जीविकोपार्जन करने की स्वतंत्रता का मतलब को, जैसे हम मान लिया जाए कि रोड पे सब्जी बेचते हैं, तो ये मेरा अधिकार है, इससे कोई हमें वंचित नहीं कर सकता है। देखते हैं कभी कभी अगर अतिक्रमण हटाता है तो जो सब्जी बेचे वाला होता है उसको हटाता है तो उसको जगह भी देता है कि आपको यहाँ से हटिए, यहाँ नहीं बेचिए, चलिए उधर चलिए, जगह देना है उसको। क्योंकि जीविकोपार्जन करने का, हमें अपने कमाने का पूर्ण स्वतंत्रता है, इससे हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा, ए में बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, बिना हथियार एक जगह आने की स्वतंत्रता मतलब एकत्रित होने की स्वतंत्रता, सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता, डी में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, ई में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, और जी में जीविकोपार्जन करने की स्वतंत्रता। मौलिक अधिकार के उद्देश्य से अमेरिका से भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग सरदार पटेल ने कराची अधिवेशन 1931 में कांग्रेस के घोषणा पत्र में डाला गया। इसका प्रारूप पंडित नेहरू ने तैयार किया। भारतीय संविधान में मूल 7 था। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, 6 बचा। इसे ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कोई दिक्कत? याद हो गया होगा आपको। और इसको याद रखिए, 19 ए में प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी, बी में बिना हथियार एकत्रित होने की स्वतंत्रता, सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता, डी में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, ई में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, ए में संपत्ति का अधिकार था, हटा दिया गया, और जी में जीविकोपार्जन करने की पूरी स्वतंत्रता। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। फिर से एक बार सुन लीजिए। 14 विधि के समझ समता का अधिकार।
15 धर्म, नस्ल, लीग, जाति के स्थान आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। 16 लोक नियोजन के अवसर पर समानता। 17 छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी। 18 उपाधियों का अंत। 19 के ए में प्रेस की स्वतंत्रता, बी में सभा बुलाने की स्वतंत्रता, सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता, डी में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, ई में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। एफ को हटा दिया गया क्योंकि वहां संपत्ति का अधिकार था, उसे कानूनी अधिकार में रख दिया गया। और जी में जीविकोपार्जन करने की स्वतंत्रता। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, याद हो गया होगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपको याद हुआ कि नहीं। तो आज यहीं तक रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें।